हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट के बारे में बात की थी। मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाती है और इसमें करंट गेन, वोल्टेज गेन के पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों अगली कॉन्फ़िगरेशन की, जो होती है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इस केस में जैसे कॉमन बेस में बेस कॉमन था बिटवीन द कलेक्टर पोर्शन ऑफ द सर्किट एंड द एमिटर पोर्शन ऑफ द सर्किट, इस केस में एमिटर कॉमन होता है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इनपुट जो दिया जाता है वो दिया जाता है बेस पे और आउटपुट लिया जाता है कलेक्टर से, जबकि एमिटर जो टर्मिनल है वो कॉमन होता है। दोस्तों, ये जो सिंबल है ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को। इस सिंबल में आप देख सकते हैं कि कलेक्टर से हम ले रहे हैं वी आउट, यानी वोल्टेज जो आउटपुट ले रहे हैं वो आउटपुट वोल्टेज हमें दे रहा है कलेक्टर। इनपुट हम दे रहे हैं बेस पे वी इन, और इमिटर जो है वो ग्राउंडेड है, कॉमन है। ये तो सिंबल इसका ऐसा है दोस्तों। और इसकी जो मेजर सर्किट कंस्ट्रक्शन है, बाकी के कंपोनेंट्स कैसे इस्तेमाल में लाए जाते हैं और कैसे काम करता है, वो आप यहां देख सकते हैं इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में। ये डायग्राम बेसिक रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज से मेरा मतलब एक ट्रांजिस्टर जिसमें इस्तेमाल हो रहा है उसे सिंगल स्टेज कहते हैं। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। दोस्तों, इसकी सर्किट एक्सप्लेनेशन करने से पहले, इसके बारे में बात करने से पहले एक चीज हमारे लिए जानना जरूरी है। वो ये है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बाकी की ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस में से एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि इनकमिंग सिग्नल जो होता है वो एसी अल्टरनेटिंग करंट के रूप में होता है। अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों हम जानते हैं कि ऐसी करंट जिसका कि एक पीक वैल्यू होता है पॉजिटिव पीक और एक नेगेटिव पीक वैल्यू, और जो कि साइन वेव या साइनोसाइडल वेव फॉर्म की शक्ल में चलती है। जब हम दोस्तों किसी भी ट्रांजिस्टर को जब भी हम बायस करते हैं, हमें बायसिंग करने से हमारा मतलब एक्चुअली में क्या है। बायसिंग तो हम जान चुके हैं, उसकी थ्योरी हम जान चुके हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। लेकिन प्रैक्टिकल सर्किट्स में बायसिंग का मतलब क्या होता है। अगर हम इनपुट अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में दे रहे हैं दोस्तों, तो किस वैल्यू पे वो सर्किट एक्टिवेट होगा, किस वैल्यू पे वो ट्रांजिस्टर जो है वो काम करना शुरू करेगा। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में, ये एक अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट के वेव फॉर्म में वैल्यूज तो हमेशा बदलती रहती हैं। यानी जो वैल्यू लेट्स से x सेकेंड्स पर थी, अगर x + 1 सेकेंड होगा तो वो वैल्यू बदल चुकी होगी। एक पल में वैल्यू कुछ है, अगले पल में कुछ और, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग है। ये टाइम कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये हमेशा बदलती रहती है। और इसके दो पीक्स हैं, एक तो इसका ये पॉजिटिव पीक है, दूसरा इसका ये नेगेटिव पीक है। यानी एक बराबर एक पेंडुलम की तरह एक अल्टरनेटिंग करंट अपनी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में स्विंग करती रहती है, वेरी करती रहती है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा दोस्तों कि किस पर्टिकुलर वैल्यू पे ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट होगा उसको एक फिक्स्ड पर्टिकुलर एक वैल्यू चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों। इसीलिए हम बात करते हैं बायसिंग की, क्योंकि प्रैक्टिकल सर्किट्स में इन दोनों वेरीड, ये तो वेरिएशन वाली वैल्यूज हैं, ये दोनों वेरीड वैल्यूज हैं। पॉजिटिव पीक, उसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यूज, और फिर नेगेटिव पीक, फिर इंटरमीडिएट वैल्यूज, फिर पॉजिटिव पीक एंड सो ऑन। इसीलिए इन दोनों वैल्यूज के बीच में, इन सारी की सारी वैल्यूज का जो कर्व है अल्टरनेटिंग करंट का, इसमें एक डीसी कंपोनेंट का होना भी जरूरी है। डीसी कंपोनेंट क्या करता है दोस्तों, एक फिक्स वैल्यू, क्योंकि डीसी का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, टाइम कांस्टेंट, उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। डीसी कंपोनेंट एक फिक्स्ड बायसिंग वोल्टेज देता है, बायसिंग इसी को कहते हैं। एक फिक्स्ड वोल्टेज लेवल देता है, एक फिक्स्ड वोल्टेज की वैल्यू देता है जिस पर कि ट्रांजिस्टर काम करना शुरू करता है, इसी को कहते हैं बायसिंग। और इसी वजह से प्रैक्टिकल एम्पलीफायर्स के डिजाइन में बायसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी एम्पलीफायर सर्किट में ट्रांजिस्टर ही बायस्ड ढंग से ना हुआ हो, गलत हुआ, वो एम्पलीफाई करेगा ही नहीं, वो तो काम ही नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर डिजाइन में बायसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इस बात को मद्देनजर रखकर अब हम बात करते हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की, इसकी बेसिक सर्किट कंस्ट्रक्शन की। जैसा मैंने आपको अभी सिंबल का जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था, वहां आपको बताया कि जैसा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम एमिटर पर इनपुट दे रहे थे, आउटपुट ले रहे थे कलेक्टर से, बेस था कॉमन। इस केस में क्या होता है दोस्तों, कॉमन एमिटर में क्या होता है, इनपुट हम देते हैं बेस पे, आउटपुट लेते हैं कलेक्टर से, और एमिटर होता है कॉमन। ये हमने दिया
वोल्टेज इनपुट। आप इसके वेवफॉर्म से ही समझ चुके हैं कि एक एसी इनपुट है। ये हमें देना है दोस्तों बेस पर, लेकिन बेस पर इसको देने से पहले हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर कैपेसिटर लगाना है एक पर्टिकुलर वैल्यू का। कैपेसिटर क्या करता है दोस्तों, कैपेसिटर एसी के फ्लो को तो अलाउ करता है, अपने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मैकेनिज्म से वो एसी के फ्लो को अलाउ करता है, लेकिन डीसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से ये एसी के जरिए बेस जो है वो ट्रिगर हो जाती है, यानी काम करना शुरू कर देती है। अब जब ऐसा हुआ तो हमें एक बात का यहां ध्यान रखना है दोस्तों, बेस ने अब काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ये तो सिर्फ इतना नहीं था ना, क्योंकि बेस को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज भी चाहिए। वो वोल्टेज, उसको ये जो अरेंजमेंट है दोस्तों R1 और R2 का, कि जहां पर इनकमिंग जो वोल्टेज आई यहां पर हम इसको, क्योंकि हमें देखिए जैसे मैं आपको यही बता रहा था कि एसी की अगर हम इसको डायरेक्टली दे दें बेस पर, इसको पता कैसे चलेगा कि किस फिक्स्ड वैल्यू पर इसको ऑपरेट करना है, ये सर्किट तो ऑपरेट करेगा ही नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम एक वोल्टेज डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है दोस्तों, वो आप यहां देख सकते हैं, दो रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट कर दी आने वाली इस इनकमिंग के साथ इस जॉइंट पर। इससे क्या हुआ, ये वोल्टेज डिवाइड हो गई बिटवीन R1 एक रेजिस्टेंस में और दूसरी रेजिस्टेंस में, ये वोल्टेज आने वाली डिवाइड हो गई। जो सेंटर पॉइंट बना इस पॉजिटिव पीक का और नेगेटिव का, जो सेंटर पॉइंट बना, जो मीन वैल्यू बनी, वो जाकर फिक्स्ड वैल्यू बायस करती है आगे बेस को। अब यहां पर इतना पोर्शन हमने देखा कि वोल्टेज डिवाइडर R1 और R2, ये दो रेजिस्टर जो हमने लगाए हुए यहां पे, इनका काम ही है वोल्टेज डिवाइडर की तरह एक्ट करना, आने वाली वोल्टेज कंपोनेंट को बांट देना, डिवाइड कर देना, और ताकि जो मीन वैल्यू उसकी निकलेगी वो जाकर आगे बायस करेगी बेस को। अब इसने ट्रिगर कर दिया बेस को। बेस जब दोस्तों ट्रिगर होती है, यानी अब ये ट्रांजिस्टर जो है इनकमिंग सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है। इनकमिंग वोल्टेज, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आने वाले सिग्नल की वोल्टेज को बढ़ाएगा या उसके करंट को बढ़ाएगा, उसके पावर को बढ़ाएगा, वो हम आगे देखेंगे अभी। फिर हम आउटपुट लेते हैं थ्रू दिस रेजिस्टेंस, ये RC कलेक्टर रेजिस्टेंस, ये हमने आउटपुट लिया कलेक्टर से। और इमिटर का क्या हुआ, इमिटर रही कॉमन बिटवीन दिस RC नेटवर्क, एक रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटेंस से, जिसका कि एक टर्मिनल कनेक्टेड है 0, 0 का मतलब है ग्राउंड, नेगेटिव। इसको हमने यहां पर कनेक्ट किया RC नेटवर्क से, कॉमन कर दिया, कॉमन ग्राउंड। अब जब हमने इसे ग्राउंड कर दिया, इसी वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन को हमने कहा कॉमन इमिटर। तो दोस्तों ब्रॉड बातें समझने की, कॉमन एम्पलीफायर, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर या CE कॉन्फ़िगरेशन या CE एम्पलीफायर में ये है कि बेस पर इनपुट दिया जाता है, आउटपुट लिया जाता है कलेक्टर से, और इमिटर कॉन्फ़िगरेशन रहती है कॉमन। अब इस केस में भी करंट गेन क्या होगा दोस्तों, इस केस में करंट गेन अगेन, जैसे हम पिछले वीडियो में जब हम बात कर रहे थे गेन की, यानी आउटपुट पैरामीटर क्या है उसको डिवाइड कर दिया जाए इनपुट पैरामीटर से। अगर करंट की बात है तो A, सिंबल A यहां डिनोट करेगा करंट गेन, AI का मतलब है करंट गेन। करंट गेन क्या होगा दोस्तों, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। वो क्या है, आउटपुट करंट इस केस में IC है, क्योंकि आउटपुट हम कलेक्टर से ले रहे हैं। IC डिवाइडेड बाय इनपुट करंट है दोस्तों बेस करंट IB, और बेस करंट आई कहां से, क्योंकि जब हमने इस पे एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इस वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के थ्रू दी, तो यानी एक स्मॉल चेंज, एक स्मॉल करंट चल पड़ी इसमें। और ये तो हम जानते ही है दोस्तों कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो एम्पलीफाई कैसे करता है, वो ऐसे करता है कि आने वाली इनपुट करंट में जरा सा भी अगर चेंज हो तो काफी बड़ा चेंज देखने को मिलता है आउटपुट करंट में। वही है इसका प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन। IC अपॉन IB दोस्तों इस केस में करंट गेन होगा, यानी पिछले वीडियो में जहां मैंने आपको बताया था फैक्टर अल्फा की बात की थी हमने, इस केस में अल्फा होगा IC अपॉन IB। अब क्योंकि अल्फा हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, IC अपॉन IE यानी कलेक्टर करंट अपॉन इमिटर करंट, यानी इस केस में हम अल्फा को अल्फा नहीं बल्कि बीटा कहेंगे। तो बीटा जो था वो रिप्रेजेंट करता है करंट गेन ऑफ अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। अब इस केस में दोस्तों कॉमन बेस की जब हमने बात की थी, हमने ये कहा था, वहां देखा था हमने, क्योंकि इमिटर करंट जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू IB प्लस IC, यानी हम एक छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे कॉमन बेस में। इस केस में ऐसा नहीं होता।
इस केस में दोस्तों बेस करंट में जरा सा छोटा सा चेंज जो है वो कलेक्टर पर जो करंट हमें मिलेगी, यानी इस आरसी के आसपास जो कलेक्टर करंट चल रही है आईसी, ये जो है इसमें काफी मेजर चेंज होगा। काफी बड़ी मात्रा में हमें करंट यहां पर उपलब्ध होगी आरसी लोड रेजिस्टेंस के ऊपर, कलेक्टर रेजिस्टेंस के ऊपर। इसी वजह से बीटा यानी करंट गेन जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। काफी मात्रा में जो होता है हमें करंट गेन मिलता है, किसमें? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में। ये इसका एक फायदा भी है दोस्तों। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर इसका एक एडवांटेज ये भी है कि वहां हमने देखा था कि करंट गेन जो था वो एक्चुअली था ही नहीं, क्योंकि 1 से कम था। यानी ये देखा जाए कि करंट गेन होता ही नहीं है कॉमन बेस में, लेकिन इस केस में करंट गेन होता है। अब इसी तरह से वोल्टेज गेन क्या होगा दोस्तों? वी आउट यानी आउटपुट वोल्टेज, करंट गेन यानी ए वी, ए है गेन, वी फॉर वोल्टेज, वी आउट डिवाइड बाय वी इन। आउटपुट वोल्टेज इस केस में दोस्तों है वी सी अगेन, कलेक्टर वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या है? वो है बेस वोल्टेज यानी वी बी। अगेन वीसी का मतलब है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी आई सी आर सी अपॉन आई बी इंटू आर बी। लेकिन आई सी अपॉन आई बी ऑलरेडी हम देख चुके हैं बीटा यानी करंट गेन, यानी नेट वोल्टेज गेन क्या होगा? करंट गेन जो सर्किट का हुआ, या बीटा भी इसे कह सकते हैं हम, दैट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। यानी आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस का रेशियो, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए करंट गेन से, तो मिल गया हमें वोल्टेज गेन। अब दोस्तों कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, इसमें एक और तरह का एक पैरामीटर होता है जिसे कहा जाता है पावर गेन। पावर गेन जो होता है दोस्तों वो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन और करंट गेन मीडियम होते हैं, यानी होते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा इसमें करंट गेन है। उसमें तो करंट गेन था नहीं, इसमें करंट गेन भी है, सिग्निफिकेंट है, काफी मात्रा में है। ठीक उसी तरह वोल्टेज गेन भी काफी मात्रा में है, काफी बढ़ जाती है वोल्टेज, लेकिन पावर गेन सबसे ज्यादा होता है इसमें। इसी वजह से इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो वहां किया जाता है, उन सर्किट्स में किया जाता है, डिवाइसेस में, जहां पावर गेन की रिक्वायरमेंट बहुत हो। दोस्तों पावर जो होता है वो होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। अब ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो वोल्टेज हम जानते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, आई इंटू आर। इसका मतलब पावर क्या हुआ दोस्तों? V अगर आई आर है और V इंटू आई अगर पावर है, तो V क्या हुआ? आई आर मल्टीप्लाइड बाय आई, यानी आई स्क्वायर आर। ये होता है पावर। ये जो पावर गेन है, इनकमिंग सिग्नल की पावर कितनी बदली आउटपुट तक आते आते, और आउटपुट सिग्नल की पावर कितनी थी, ये मैक्सिमम होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। यानी एपी अगर मैं से कहूं पावर गेन को, ये काफी ज्यादा होता है दोस्तों कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, इसका इस्तेमाल बहुत सारे सर्किट्स में किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, खास तौर पे उन सर्किट्स में जहां पर हमें पावर गेन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर इसका ये एक एडवांटेज हमने देखा कि उस केस में करंट गेन नहीं था, इस केस में करंट गेन भी होता है। कई जगह कई सारी एप्लीकेशंस में, जैसे कि जहां जहां पर हमें सिंगल स्टेज एम्पलीफायर चाहिए तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, क्योंकि इसमें हम एक ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां जहां पर हमें हाई पावर की जरूरत हो और मीडियम आउटपुट चाहिए, आउटपुट वोल्टेज चाहिए, या मीडियम आउटपुट करंट चाहिए, वहां वहां पर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में से, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर में से, इन तीनों में से कॉमन एमिटर जो है दोस्तों सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कॉन्फ़िगरेशन है। और इसको इस्तेमाल कर, जब इसको इंप्लीमेंट करते हैं हम प्रैक्टिकल, तो इसमें कई सारे कंपोनेंट्स की, ज्यादा कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं होती। हमने बस एक्स्ट्रा ग्राफ देखे, देखिए ये रेजिस्टेंस जो थी फॉर एमिटर, ये रेजिस्टेंस थी लोड रेजिस्टेंस यानी कलेक्टर के साथ। ये जो हमने लगाया सिर्फ ये 2 रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा थी, बिकॉज वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के थ्रू हमें बेस को बायस करना था। तो काफी कम कंपोनेंट्स में काफी किफायती तरीके से एक कॉमन एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को इंप्लीमेंट किया जा सकता है प्रैक्टिकली। अपने अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की और उसके अलग अलग पैरामीटर्स की। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस के क्या अपने अपने फायदे हैं, कहां कहां पर इनकी शॉर्टकमिंग्स है और कहां कहां इनका इस्तेमाल होता है, यानी इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस का हम कंपैरिजन भी करेंगे। वो सब हमारे अपने आने वाले वीडियोस में। दोस्तों उम्मीद है आज का हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके मन में इस टॉपिक को लेकर या प्रीवियसली डिस्कस किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।